नमस्कार। प्रश्न यहां यह उठ रहा है कि कोविड की जो दूसरी लहर थी, हम सब ने देखा, कईयों ने उसे झेला। प्रश्न अब यह है कि तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं हम। जब दूसरी लहर आई थी उस समय रूह कांप गई थी सबकी। इस समय हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा हैं। डॉक्टर महेश शर्मा क्यों इस समय वो बेस्ट व्यक्ति हैं जो इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। आप खुद डॉक्टर हैं, आप सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं और 18,000 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में हो चुका है अब तक कोरोना की इस लहर में। आप चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। स्वागत है आपका हेल्थगिरी अवार्ड्स में डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कितने तैयार हैं हम तीसरी लहर के लिए? देखिए, जब कोरोना आया तो हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई। जाहिर सी बात है, जब पहले चीज़ों से हमने सबक सीखा तो हम बहुत कुछ अपने आप को तैयार कर चुके हैं। पूरा देश और देश के साथ साथ 130 करोड़ देशवासी भी अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार कर चुके हैं। और आप मीडिया के लोग आगाह करते रहते हैं, तीसरी लहर आने वाली है, गब्बर सिंह आने वाला है। तो उस तैयारी के अंदर मैं समझता हूं आज हम धन्यवाद दें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस समय की सोच पर अगर हम ध्यान करें, वो 25 मार्च का दिन जब पहली बार कभी थाली बजाई गई, कभी दिए जलाए गए और लोग इस पर हंसे थे कि कोरोना आ रहा है और हम थाली बजा रहे हैं, कोई दिए जला रहा है। लेकिन उसी चीज ने आज हमें यहां पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हम इस खुले वातावरण में इंडिया टुडे ग्रुप के इस अवार्ड में बैठे हैं। मास्क हटाने की हिम्मत पड़ गई है, वरना आज से 6 महीने पहले अगर कोई मास्क हटाने को कहता था तो सामने वाला कहता था कि क्यों हटाने को कह रहे हो। आज हम बहुत कुछ तैयार हैं पिछली लहरों से, पिछले घटनाओं से जो हमने सीखा है। मैं अपना अनुभव एक डॉक्टर के नाते, एक सांसद के नाते, एक सोशल वर्कर के नाते और एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 1.5 वर्ष लगातार इस कोरोना के साथ, मैं और मेरा परिवार, पत्नी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, सभी लोग हम उस अस्पताल में साथ खड़े रहे। 9 अस्पतालों के माध्यम से लगभग 18,000 रोगियों का इलाज किया। कैजुअलिटीज भी हुई, ठीक भी हुए। सक्सेस रेट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 90%। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब, दूसरी लहर जब आई तो जो मंजर हमने देखा कि दवा भी कम पड़ गई, दुआ भी कम पड़ गई, ऑक्सीजन भी कम पड़ गई और मतलब शमशान में जगह भी कम पड़ गई, ऐसा दोबारा तो नहीं होगा? गौरव जी, ये मंजर वास्तव के अंदर, मैं भी 40 वर्षों से इस प्रोफेशन में हूं और 40 वर्ष के इस प्रोफेशन में मैंने ये मंजर नहीं देखा। डॉक्टर भी आईसीयू में बेहोश होते हुए देखे। 2 डॉक्टर कैलाश अस्पताल समूह की उनकी मृत्यु भी हुई। एक बच्चा 9 साल का आता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। 9 साल के बच्चे से पूछा कि अब बच्चे क्या करोगे? कहता अभी दादी जिंदा है। ऐसे ऐसे दृश्य एक नहीं, सैकड़ों, और मैंने नहीं, मेरे साथी चिकित्सकों ने पूरे देश में देखे। आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उसको करीबी से देखा। ये मंजर वास्तव के अंदर एक दिल दहलाने वाला था। सुना था 100 साल पहले कहीं स्पेन में ऐसा आया था, हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा। प्लेग आई, गांव के गांव खाली हो गए। लेकिन इस बार ऐसा मंजर हम लोगों ने इस दूसरी लहर पे खास तौर पर, वो 10 अप्रैल से शुरू हुई, लगभग 20 मई तक, 1.5 माह के समय में। और जाहिर सी बात है, सारे साधन सीमित थे, उन साधनों की कमी अपेक्षित थी। ऑक्सीजन की कमी मैंने अपने इस 40 साल के जीवन में कभी होते देखी ही नहीं। 10 मीट्रिक टन का जो ऑक्सीजन टैंक, जिसमें 1800 बड़े सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन आती है, जो पहले 3, 4, 5 दिन में रिफिल कराना पड़ता था, वो दिन में 2 बार कराना पड़ रहा था। ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड थी। सरकार ने फैसला लिया, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की यूज कम किया, रोक दिया रादर। सारी सप्लाई, सारे साधन हवाई जहाज से
ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, मेडिसिन्स का प्रोडक्शन शुरू किया गया, लेकिन फिर भी बीमार लोगों के सामने वो साधन बौने होते नजर आए। और हमने अपने आप को सीखने के अंदर ये बात सच है कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए हम चिकित्सक भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, शासन प्रशासन भी मानसिक रूप से और फिजिक रूप से हम तैयार नहीं थे कि ऐसा होगा। वरना दवाओं, रेमडेसिविर जैसी दवा की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, ये कमियां हुई, इसमें हमें स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने सही समय पे सही फैसले लेकर बहुत कुछ डैमेज होने से बचाया भी। तीसरी लहर, अभी दशहरा आएगा, पूजा का पूरा त्योहार सब आएंगे, दीपावली आएगी और सबसे बड़ा त्योहार है, क्या तीसरी लहर उसके आसपास या उसके बाद, इसका भय है? वो चाह रहे हैं कि मैं कह दूं कि नहीं आएगी। ये सुनना हम सबके दिल की खुशी है कि नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए। हम दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से, भगवान से, कि तीसरी लहर ना आए, क्योंकि इस दूसरी लहर ने हमें बहुत डरा दिया है। रिश्तों की गरमाइश खत्म हो चुकी है। मुझे इस दूसरी लहर में 22 बार शमशान घाट जाने का मौका मिला। मजबूरी थी मेरे दोस्तों की, जिनकी एकमात्र बेटा, एकमात्र बेटी शमशान घाट पे, जहाँ समाज के 150 लोग जाते थे, अकेला बच्चा खड़ा हुआ है मटका पानी का कंधे पर लेकर, सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए। ऐसा मंजर दोबारा ईश्वर ना लाए। लेकिन हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, तीसरी लहर जरूर आएगी, आएगी। आप विश्वास कीजिए कि एक बदमाश को आप आता है, आपके वायरस आया, उसे आप जिला बदर कर देते हैं, वो बाहर चला जाता है, दोबारा नए हथियार लेकर आता है। वायरस में म्यूटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। जब जब वो आता है तो दोबारा नए वैरायटी से आता है, नए वेरिएंट के साथ आता है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, हर वायरस में आता है। इस वायरस का ये म्यूटेंट ज्यादा विरुलेंट था, ज्यादा डेडली था, इसलिए लंग्स का जो न्यूमोनिया था, फेफड़े एक बॉल की तरह बन गए थे। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर आप पूछें तो सामान्य ऑक्सीजन जब नाक से दी जाती है तो 2 से 8 लीटर पर मिनट दी जाती है। जब हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, बाईपैप, सीपैप की बात करते हैं तो 10 लीटर से लेकर 15 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट, और जब हम वेंटिलेटर की बात करते हैं तो 15 लीटर से लेकर 25 से 30 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की जरूरत होती है। अब आप विश्वास कीजिए कि जब इतनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कहां से पूरी होगी। और लंग्स बिल्कुल वाइट बॉल बन चुके थे। कुछ लोगों में तो हम लेके आते थे कि अब इस पेशेंट का कोई इलाज नहीं है, कुछ मार भी नहीं सकते, उसे जला भी नहीं सकते, ऊपर वाले से ही दुआ कर सकते थे कि अब इसका क्या अंत होगा। ऐसी घटनाएं देखी हैं। लेकिन मान के चलिए तीसरी लहर आएगी। कितनी आएगी, कैसी आएगी, कब आएगी, ये आपके अगले सवाल में होगा। यही मेरा प्रश्न है कि तीसरी लहर क्या दीपावली के आसपास होगी और न आए, हल्की आए, या आए तो उसके लिए अस्पताल तैयार हो? क्या कारगर कदम उठाए गए हैं आप बतौर नेता और बतौर डॉक्टर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर? जो जो चाहते हैं वो हो रहा है? देखिए, तीसरी लहर की अपेक्षा का समय भी हम लोगों ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैलकुलेट किया है। क्यों? बच्चों के बारे में एंटिसिपेशन हुआ, बच्चों को ज्यादा होगी। क्यों? कारण है, 16 जनवरी को पहला वैक्सीनेशन लगा था और मेरा सौभाग्य है कि एक एमपी होने के, मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पहला वैक्सीन, मैं देश का पहला डॉक्टर सांसद था जिसे वैक्सीन लगी थी। कोविशील्ड वैक्सीन मैंने लगवाई। उस वक्त 28 दिन का शेड्यूल था। 1 महीने बाद मैंने दूसरी डोज लगवा ली। उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे कोविड हो गया। अब आप सोचिए कि अगर दूसरी डोज मेरी 28 फरवरी या 30 फरवरी या मार्च में लग गई तो मार्च से अक्टूबर, नवंबर तक 9 महीने पूरे हो चुके होंगे। 9 महीने अभी हमें इस वैक्सीन की बूस्टर डोज कब लगनी चाहिए, कितनी इसकी इफेक्टिविटी है, एंटीबॉडीज टाइटर आने वाले समय में गिरना है। अगर उस वक्त एंटीबॉडी टाइटर मान लीजिए फरवरी के महीने में लगने के 15 दिन बाद मेरा 250 था,
वो गिरते वक्त वक्त के साथ साथ 50 50 10 20 जीरो जाएगा, जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं। अब वो बूस्टर डोज लगने का समय आ गया है। ये समय अलग अलग है। मैं क्योंकि पहला वैक्सीनेशन वाला था, तो मेरा वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज का समय नवंबर में अक्टूबर में आ जाएगा। तो मतलब बूस्टर डोज की आवश्यकता होगी ही। अमेरिका में तो जो बाइडेन लगवा चुके हैं। ये देखिए, हमारे वैज्ञानिक इस विषय पर एक्सपर्ट्स, मैं भारत सरकार की हेल्थ कमेटी का सदस्य भी हूँ, और उसमें ये चर्चाएं बार बार होती रहती हैं कि क्या बूस्टर डोज की हमें कब ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कितने लोगों को ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है। हम लोगों ने समय समय पर अपनी चीज़ें बदली हैं। पहले हम लोगों ने 45 साल से ऊपर वालों को लगाई, फिर हम लोगों ने 18 साल से 45 साल वालों को लगाई। अभी तो हमारे पास 12 साल से 18 साल वाले एज ग्रुप बचे हुए हैं, उनको वैक्सीन लगे। 12 से 18 साल वाले, मान लेते हैं कि 12 से छोटे साल बच्चों को, जिनमें एस रिसेप्टर्स की थोड़ी कमी होती है, उनको हो सकता है थोड़ा कम इफेक्ट डाले, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस होने के बाद बच्चे आए जिनको हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बच्चे आए, उनका टेस्ट किया, आरटीपीसीआर नेगेटिव था, कोविड टेस्ट नेगेटिव, लेकिन उनकी एंटीबॉडीज टेस्ट की तो पॉजिटिव आई। सभी 80 बच्चे लगभग का अनुभव मैं अपने अस्पताल का बता रहा हूं। 80 बच्चे ऐसे आए जिनकी आरटीपीसीआर नेगेटिव लेकिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी। इसका मतलब उन्हें अपने परिवार में किसी से जिसको भी हुआ बीमारी, कोविड हुई, उनको इन्फेक्शन हुआ और बॉडी में एंटीबॉडीज बनी। और ये एंटीबॉडीज कब तक रहती हैं शरीर में, क्या इसका कुछ आकलन है? देखिए, इस डिजीज के बारे में बहुत कुछ, जैसे पहली बार डेंगू हुआ तो प्लेटलेट गिर गई, लोगों को पता ही नहीं चला, डेथ हो गई। डेथ होने के बाद पता चला कि तो प्लेटलेट की वजह से ब्लीडिंग हो गई। यही स्थिति हमारी थी। हमने जब शुरू किया तो पहले हम सोच रहे थे मास्क मिले, किट मिले, सैनिटाइजर मिले, फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिले और आइवरमेक्टिन मिले। 6 महीने बाद WHO कहता है कि साहब आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का तो बहुत ज्यादा रोग नहीं था। अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन लगभग 90 करोड़ वैक्सीन्स आज हम देश के लोगों को लगा चुके हैं। एक जनरेशन जो हमारी पॉसिबल, जिनको इन्फेक्शन होने की थी, उनको वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, कुछ को पहली, कुछ को दूसरी लग चुकी हैं। लगातार पिछले 24 घंटों में लगभग 59 लाख वैक्सीन्स लगी हैं। ये सरकार की, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस गति से हम वैक्सीन्स लगा रहे हैं, विश्व के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। ये भारत का सौभाग्य है। वरना वैक्सीन हमें तब मिलती थी विश्व में कि जब विश्व के सब लोगों को वैक्सीन लग चुकी होती थी, तो बची हुई वैक्सीन हमें मिलती थी। आज ये देश का सौभाग्य है कि हमारे देश की बनी हुई 2 वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और भी आ रही हैं, उन्होंने अपने देश की जरूरतों को ही पूरा नहीं किया, विश्व की जरूरतों को भी पूरा किया। ये पहली बार देश के अंदर हुआ है। क्या इससे तीसरी लहर पर अंकुश लगाने में जी कुछ सहायता मिलेगी? 2 कारण हमारे की तीसरी लहर हमारी कमजोर होगी, इतनी सीवियर नहीं होगी। उसके 2 कारण। पहली बात, उस वक्त तक हमारी लगभग 80% जनता को वैक्सीन लग चुकी होगी। तो जितने लोगों को वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन लगने के बाद मुझे दोनों डोज लगने के बाद भी कोविड हुआ, लेकिन वो इन्फेक्शन पहले से कम था, हल्का था, उतना सीवियर नहीं था। तो पहला तो उस वैक्सीन लगने की वजह से इन्फेक्शन की रेट कम होगा, विरुलेंस कम होगी। दूसरा, अब हम पहले से बेहतर तैयार हैं। आज हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड की कमी पड़ने की हमें उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए हैं कि हर 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए। लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स बना दिए हैं। जहां पहली बार साइटोकाइनिन स्टॉर्म्स आते थे, जो एक पॉइजनस सब्जेंट्स होता है बॉडी में, उसका टेस्ट ही नहीं था हमारे पास। IL-6 जिस टेस्ट से हम ये पता करते थे कि कितना सीवियरिटी किसी पेशेंट को इसकी होगी, वो टेस्ट ही नहीं था हमारे पास। वो टेस्ट हुआ, सीरम फेरिटिन हुआ, CT चेस्ट हुआ, इन सब से हम लोगों ने डायग्नोस किया। डायग्नोस करने के बाद फिर एक बड़ा थंब रूल था, हिट हार्ड एंड हिट अर्ली। जब हमने डायग्नोस कर लिया कि ये पेशेंट कोविड का है, इसका लंग्स का स्कोर इतना है, अब बड़े कंफ्यूजन शुरू हुए। स्टीरॉयड शुरू कर दो, लोग गलत फहमियों के शिकार हुए। लोगों ने बाजार से स्टीरॉयड की गोली खाना शुरू कर दिया, कोई फायदा नहीं था, नुकसान हुआ बल्कि।
थ्योरी क्या थी कि अगर पेशेंट को मॉडरेटली पॉजिटिव पेशेंट है कोविड का, तो उसे हम पल्स थेरेपी से बोलस डोज ऑफ स्टीरॉइड, जिसमें सॉल्यूमेड्रॉल जो हमारी 500 मिलीग्राम की हाई डोज होती है, वो डोज दें, बजाय इसके कि 20 मिलीग्राम की गोली हम 20 दिन तक खिलाएं। उसका नुकसान ज्यादा हुआ बजाय फायदे के। तो थर्ड वेव से बचने के लिए जी लोग क्या करें? क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, लोगों को आपकी क्या सलाह है? देखिए, वैक्सीन जहां तक हो सके जल्द से जल्द वैक्सीन की अपनी दोनों डोज पूरी कर लें। अभी समय कम से कम मैं सलाह दूंगा कि अगले आदेश तो जब तक हमारे वैज्ञानिक कहेंगे, लेकिन कम से कम 3 महीने तक ये मास्क आपको बहुत कुछ चीजों से बचाएगा। हाथ का धोना, 1 मीटर की दूरी अगर हम ना मेंटेन भी कर पाए तो इस मास्क को ना उतारे। इस मास्क से ये मान लीजिए कि बहुत सारी और बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स डिजीज, पोल्यूशन से रिलेटेड डिजीज और वायरस डिजीज, इस वक्त 4 वायरस डिजीज और चल रही, बैक्टीरियल डिजीज, स्क्रब टाइफस, स्वाइन फ्लू जिसे हम H1N1 कह रहे हैं, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, इसमें कमी आई है। इसमें कमी आई है और उसकी बचत का एकमात्र कारण अगर हमारा है तो ये मास्क है, जिस मास्क ने हमें बचाया है। इस मास्क का उपयोग कुछ समय तक और कर लें। तो ये जो दिवाली पर जबरदस्त पार्टीज होती हैं और लोगों की आवाजाही होती है, उस पर अंकुश रहे या वो पार्टीज हों? देखिए, मैं समझता हूं ये अपने हित में, मानवता के हित में, राष्ट्र के हित में। जो राष्ट्र ने इस बीमारी में गंवाया है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। एक व्यक्ति जो इस दुनिया से चला गया, एक परिवार का व्यक्ति चला गया, आप समझिए उसका दर्द, इसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। ये हम अपने हित से लेकर राष्ट्र हित में, मानवता के हित में, इन दिवाली हर बार आएगी, आप भगवान करे सैकड़ों हजारों साल तक आएगी, लेकिन इस बार के त्योहार, इस बार के पर्व, इस बार की पार्टियां हम कुछ समय के लिए और अगर पोस्टपोन कर दें। मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया टुडे ग्रुप को, गौरव भाई आपको, अरुण पुरी जी, कली जी और सभी सुप्रिया जी को, सभी को, कि आपने इस विषय पर चिंतन के लिए देश की जनता को, आपका एक बड़ा चैनल है जिसके माध्यम से लोग इससे जुड़ी सच्चाइयां, मेरे साथी डॉक्टर और भी बैठे हैं, वो भी इस दिन भर इस विषय पर अपना प्रकाश डालेंगे। और आपने उन लोगों को सम्मानित कर कर एक बहुत बड़ा काम किया है। एक डॉक्टर खुद पेशे से, अभी कणिका जी अपनी घटना उतारी थी, 10-10 दिन तक कोई परिवार का व्यक्ति कमरे में जाने को तैयार नहीं था, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में लोग जा रहे थे। ये डॉक्टर, ये नर्स, आपका एक शब्द डॉक्टर साहब, आपका एक छोटा सा पुरस्कार, एक उस नर्स डॉक्टर की कमर थपथपा देना, हम चिकित्सकों को, पेशे से जुड़े लोगों को प्रेरणा देता है कि हम अपने इस पेशे की जुड़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ देश की जनता की, उन रोगियों की सेवा कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस पुरस्कार समारोह के लिए भी, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत छोटे, अभी मैं सुन रहा था कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर और वैक्सीन वाले को भी आपने ये पुरस्कार दिया है। और ये कहानी मैं सुना के अपनी बात भी खत्म करूंगा कि जब पहले दिन, जब 16 जनवरी को मैंने कहा ठीक है, मेरी क्या जरूरत है इस हॉस्पिटल में, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, तभी मेरे साथ जो 7000 काम करने वाले लोग डॉक्टर थे वो वैक्सीन लगाएंगे। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर जिसकी अंदर एक डेड बॉडी रखी हुई थी, उसका ड्राइवर को किसी दूसरे ड्राइवर ने मजाक में ये कह दिया कि इसको तो कोविड था, इस पेशेंट को तो, जो मर गया, तो वो ड्राइवर छोड़ के चला गया। अब उसका विश्वास कौन जीतेगा? आपने उस एम्बुलेंस वाले का भी विश्वास जगाया है, आपने उस नर्स डॉक्टर का भी और उन संस्थाओं का भी विश्वास जगाया है इस पुरस्कार के माध्यम से, कि उनमें भी प्रेरणा जागे कि वो अपने पेशे के साथ संजीदगी करें। पुरस्कार की आपने बात की, तो मैं चाहूंगा कि ये जो पुरस्कार है इसको अनाउंस आप ही करें। ये जो कैटेगरी है, ये बेस्ट वैक्सीन डिलीवरी प्रोग्राम बाय अ प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड-19। आप बताइए कौन है ये? There are joint winners in this category. The best vaccine delivery program in private hospital during COVID. The winner goes to Sir HN Hospital Trust, Mumbai. Congratulations. And the second winner in this category is Narayan Health, Narayan Hirdwale Limited,
Bangalore. Congratulations to Dr. Devi Shetty and his team. बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज और चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने डॉक्टरों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, मतलब हमारे देश में तो कहते भी हैं कि भगवान के बाद दर्जा डॉक्टरों का ही होता है, हेल्थ केयर वर्कर्स का ही होता है, क्योंकि एक ने जीवन दिया और एक ने जीवन दान दिया, स्वास्थ्य दिया। उनकी क्या कमी का भी डर है कि कम पढ़ सकते हैं डॉक्टर, कम पढ़ सकते हैं नर्सेज, या आने वाले समय में उसको और बूस्ट करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है और क्या वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपने बहुत एक वाजिब सवाल किया है। हम मशीन भी ले आएंगे, हम दवाइयाँ भी ले आएंगे, लेकिन उस वक्त काम करने के लिए नर्स, डॉक्टर, वो भी इंसान है, उनको भी दिल में भी एक डर है, उनके परिवार वालों के लिए भी। और वास्तव के अंदर इस देश में आज लगभग 4 लाख डॉक्टरों की कमी है। इस देश में आज 9 लाख नर्सेस की कमी है। 9 लाख। आज हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज आज़ादी के 70 साल बाद आज हमें ये सोच आई है, और तब तक, जब तक, क्योंकि ये डॉक्टर जब मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो 8 साल बाद एक डॉक्टर तैयार होगा, तब तक जो हमारी पुरानी मैन पावर है उसमें हम लोग एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं कि 1/3 हम ट्रेंड मैन पावर को 2/3 जो अनट्रेंड मैन पावर है उसके साथ लगाते हैं। ट्रेंड मैन पावर इतनी नहीं मिलेगी, तो उन अनट्रेंड मैन पावर को पहले हम थ्योरेटिकल लेक्चर्स देते हैं, उसके बाद वर्क ऑन, हैंड ऑन वर्किंग के सिचुएशन का एक्सपीरियंस देते हैं कि काम करते हुए सीखो कि कोविड पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, पेशेंट को भी ठीक करना है, खुद को भी बचाना है। अगर नर्स हमारी बीमार हो गई, डॉक्टर हमारा बीमार हो गया, तो कौन काम करेगा? लेकिन समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार आज हेल्थ केयर वर्कर्स की अगले 5 साल, क्योंकि जो ये मेडिकल कॉलेज आज बन रहे हैं, इनका ग्रेजुएट्स, इनके पोस्ट ग्रेजुएट अगले कम से कम 5 से 7 साल बाद हमें देश को उपलब्ध होंगे। उम्मीद है जब देश के अंदर डॉक्टरों की कमी होगी, पूरी होगी, लेकिन आज चिकित्सकों की देश के अंदर कमी है। 90 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। ये 90 करोड़ क्या थर्ड वेव पर ब्रेक लगाएगा या थर्ड वेव की केवल सिवियरिटी को रोकेगा? थर्ड वेव आएगी फिर भी ईयर एंड के आसपास। देखिए, थर्ड वेव की अपेक्षा हम इसलिए कर रहे हैं कि वायरस का एक करेक्टर है वेरिएशन कर कर। मैंने एक उदाहरण दिया ना देशी भाषा में, कि अगर बदमाश को आप भगा दो इस दिल्ली से, तो हरियाणा से लौट के आएगा, वो दूसरे रास्ते से, यूपी के रास्ते से घुसकर आएगा, तो वो वायरस आएगा। और ऐसे वायरस आते रहते हैं, लेकिन उसकी सीवियरिटी इस वैक्सीन लगने के कारण उसकी सीवियरिटी कम होगी। और दूसरा, हमारे साधन अब पहले से बहुत बेहतर हैं। हम ऑक्सीजन, दवाओं की दृष्टि से और अन्य साधनों की, अब हमारे पास बेड्स नहीं, अब हम ऑक्सीजन बेड की बात करते हैं। पहले हम क्या करते थे, आइसोलेशन सेंटर चाहिए, स्कूलों में साहब हॉस्पिटल बेड डाल दिए गए, साहब लेट जाइए जाकर। अब उनकी जरूरत नहीं है, अब हमें ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत है, और अब सफिशिएंट संख्या के अंदर ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास हैं। और मेरे ख्याल से हम पहले से बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है। और भारत विश्व में भी अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें, कैजुअल्टीज की दृष्टि से देखें, तो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही फैसला लेकर इस देश को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा लिया है। जो हो गया उसको हम भूलेंगे, उससे सीखेंगे। आगे आने की तैयारियों में देश की जनता भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगले 3 से 6 महीने, जब तक हमारे वैज्ञानिक, जब तक हमारे प्रशासक, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको ये संदेश ना दे दें कि अब आपका देश पोलियो मुक्त देश हुआ, आपका देश कोविड मुक्त भी होगा, लेकिन उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। इस वैक्सीन का, इस मास्क का उपयोग ज़रूर करते रहिए। ये मैं प्रार्थना आपसे एक चिकित्सक होने के नाते आपसे ज़रूर करता हुआ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस मंच पर हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही कि स्वास्थ्य लाभ सबका हो और जो आदर्श वाक्य है सर्वे संतु निरामया, उसको हम चरितार्थ कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।